चलो स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमेरिज्म देख लिया था अपन ने। एक हेडिंग लिखवाई थी मैंने, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। ये फिनोमिना समझते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है। इसको हमने देखा था जब अपन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। दो टाइप के ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़े थे, एक सिस था और दूसरा क्या था, ट्रांस। याद करेंगे एक बार। ब्यूटीन का हमने स्ट्रक्चर बनाया था, 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाया था हमने कुछ इस तरीके का, जिसमें हमने दो एक जैसे ग्रुप को एक साथ रखा था। तो ये वाला हमारा हो गया था सिस ब्यूटूइन, और कार्बन अपोजिट साइड था तो इसको अपन ने नाम दिया था ट्रांस ब्यूटूइन। तो हमने बात की थी कि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू सिस, बिकॉज यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा। और एक और चीज है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में लिखना है अपन को, लिखना हेडिंग डाल के, इफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, if two non-bonded atoms, if two non-bonded atoms or groups, if two non-bonded atoms or groups in an organic molecule, in an organic molecule are held together, if two non-bonded atoms or groups in an organic molecule are held together at a distance equal to, at a distance equal to or less than the sum of their, at a distance equal to or less than the sum of their van der Waals radii, sum of their van der Waals radii। ये अपन ने पढ़ा है ना रेडियस वाले चैप्टर में। van der Waals रेडियस क्या होता है कि जब कोई दो एटम van der Waals फोर्स से अट्रैक्टेड हैं तो उनके न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का डिस्टेंस और उसका आधा इज दी van der Waals रेडियस। याद आ रहा है? एक कोवेलेंट रेडियस भी पढ़े थे कि अगर कोई दो एटम कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं या मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसके न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का डिस्टेंस का आधा कर दोगे तो वो कोवेलेंट रेडियस होगा। और एक पढ़ते थे मेटालिक रेडियस, सब में हाफ करते थे क्योंकि अपन सिंगल एटम को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो एटम या तो दूर दूर रह करके अट्रैक्टेड रहेंगे तो वो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो रेडियस का नाम पड़ गया van der Waals रेडियस। या तो वो कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल तो उसका नाम पड़ गया कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो क्या लिखा अपन ने, इफ टू नॉन बॉन्डेड, जैसे अब ये देखिए कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में बॉन्डेड नहीं है, बट इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो कौन सा होगा? van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वही लिख रहे हैं कि टू नॉन बॉन्डेड एटम्स और ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल are held together at a distance equal to or less than the sum of their van der Waals radius, comma, then they repel each other. Then they repel each other. जैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, ड्यू टू स्पेशियल क्राउडिंग, ड्यू टू स्पेशियल, स्पेशल मत लिखना, स्पेशियल है ना, स्पेस में क्राउडिंग हो रही है, ड्यू टू स्पेशियल क्राउडिंग। और इसी स्पेशल क्राउडिंग को हम स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू स्पेशियल क्राउडिंग, तो स्टॉप, दिस रिपल्शन इज रेफर्ड टू एज, this repulsion is referred to as steric hindrance. This repulsion is referred to as steric hindrance, और एक और नाम है इसका van der Waals strain, और van der Waals strain, van der Waals strain। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स थोड़े से कम स्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें रिपल्शंस होते रहेंगे। अगर रिपल्शंस होते रहेंगे तो वो ज्यादा स्थिर रहेंगे नहीं। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थिर रहना। ठीक है, फुल सवाल के एक लाइन और लिखना, सच मॉलिक्यूल्स विच पोजेस स्टेरिक हिंड्रेंस, such molecules which poses steric hindrance, such molecules which poses steric hindrance are relatively less stable, are relatively less stable, are relatively less stable as compared to those having, are relatively less stable
as compared to those having no steric hindrance. No steric hindrance. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो नीचे। ब्यूट टू इन ही बनाते हैं। ये रहा हमारा ब्यूट टू इन ट्रांस वाला, सॉरी सिस वाला, और उसके नीचे आप बना लेना ट्रांस वाला। और यहां दिखा देना कि ये रहा इसका मॉलिक्यूल और ये रहा इसका मॉलिक्यूल, बीच में स्पेस भी नहीं है, इसी को रिपल्शन, ये रिपल्शन होगा। यही, इसको नाम दे रहे हैं अपन स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। और यहां पे ऐसे मार्क कर देना कि यहां पे नो स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां इसको नाम दे देना सिस ब्यूट टू इन, ब्रैकेट में लिख देना अनस्टेबल, और ये हो जाएगा हमारा ट्रांस ब्यूट टू इन, ब्रैकेट में लिख देंगे स्टेबल। ठीक है, एक एग्जांपल और देखना। जैसे मैंने यहां लिखा मिथिल ब्रोमाइड, फिर मैं यहां लिख देता हूं इथिल ब्रोमाइड। फिर एक और लेते हैं जिसमें दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, CH3 एंड Br, और एक और लेता हूं जिसमें तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं। आप देख रहे हो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है इस कार्बन पे जिसमें ब्रोमीन लगा हुआ है। हर बार आप उस कार्बन को ऑब्जर्व करो जिसमें ब्रोमीन लगा हुआ है। यहां पे कोई भीड़ नहीं है उस कार्बन पे, यहां पे थोड़ी सी भीड़ है, यहां पे थोड़ी ज्यादा हो गई, और यहां सबसे ज्यादा है। उस कार्बन के अराउंड में आपको ग्रुप देखना है जिसमें Br लगा हुआ है। नो स्टेरिक हिंड्रेंस, लिटिल स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर, और सबसे मोस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस यहीं पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हिंट डालिएगा। फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कुछ ऐसे प्रोसीड करता है कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते कैसे हैं, क्या होते हैं, उनका नामकरण, नॉमेनक्लेचर अपन ने पढ़ा, राइट। अब ये रिएक्ट कैसे करेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपका एक अटैकिंग रिएजेंट आता है और अटैक करता है। अटैकिंग रिएजेंट आएगा एंड दैट अटैकिंग रिएजेंट विल अटैक योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिससे एक पहले क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है बट बीच में आया है, जो कुछ देर के लिए है पर वो अनस्टेबल है। तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट बना देगा और साथ में बनाएगा बाई प्रोडक्ट। क्या बनेगा, प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। समझ रहे हैं क्या। जैसे कि एक एग्जांपल आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि अगर मैं इथीन लेता हूं, उसमें हाइड्रोजन रिएक्ट करवाता हूं, तो दोनों एच जाकर के उसमें ऐड हो जाएंगे, है ना। इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते थे। देखिए आपने इतना तो पढ़ा है कि एल्केन्स जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, एंड हमारे जो एल्कीन्स और अल्काइंस हैं, एल्कीन एंड अल्काइंस जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इसमें H क्या हो जाएगा, दोनों में ऐड हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, नो बाई प्रोडक्ट क्योंकि एडिशन हुआ है। पर अगर यही आपने मीथेन लिया होता और Cl2 लिया होता तो आपको मिलता CH3Cl और साथ में मिलता आपको HCl। दिस इज अवर बाई प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेन प्रोडक्ट जो बनाना चाह रहे थे। यहां पे आपका ये हो गया एक रिएक्टिंग या अटैकिंग रिएजेंट, और ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अभी जो चैप्टर का पार्ट बचा है इसको अपन, इसमें अपन को मैकेनिज्म पढ़ने हैं,
अलग अलग टाइप के अटैकिंग रिएजेंट पढ़ेंगे कि कौन आके अटैक करता है हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में और रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। ठीक है, तो नीचे लिखना, इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन the organic compound reacts with a suitable attacking species. The organic compound reacts with a suitable attacking species to form products. To form products. To form products. और ये जो मैंने इसको ऐसा लिखा ना, इसको मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में क्या हो रहा है। सुन रहे हैं क्या? स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में क्या हुआ कि पहले अटैक हुआ, फिर एक इंटरमीडिएट बना, फिर अगले स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। एक लाइन और लिखने, एक डेफिनेशन लिखना नीचे, अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप, अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप, a sequential account of each step, a sequential account of each step, describing details of, describing details of, describing details of electron movement, electron movement, comma, energetics during, energetics during, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बाद कॉमा, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेक होना एंड बॉन्ड बनना, दोनों में एनर्जी का कहीं ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा। सुन रहे हैं क्या? जब भी आपको बॉन्ड ब्रेक करनी होगी तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक द बॉन्ड, और जब भी बॉन्ड बनेगी तो एनर्जी रिलीज्ड। नहीं, अपन केमिकल बॉन्ड में पढ़ चुके हैं। तो व्हाट आर द एनर्जीज इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड्स and bond formation, and the rates of transformation, and the rates of transformation, rate मतलब speed, कि आपका रिएक्टेंट कितनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स is called reaction mechanism, is called reaction mechanism, is called reaction mechanism। ठीक है, ये बस छोटा सा इस टाइप का मैप बना लो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, बनेगा इंटरमीडिएट जो डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बना लेंगे। चलो अब एक एक करके अटैकिंग रिएजेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के अटैकिंग रिएजेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप के इंटरमीडिएट बन सकते हैं। इन दोनों पे हमारा फोकस रहेगा, है ना। पहले अटैकिंग रिएजेंट कैसे होते हैं और हमारा इंटरमीडिएट कैसा होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेगा नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, ये हमारे अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं जो जाके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, एक एक करके दोनों को डिफाइन करते हैं। पहला इलेक्ट्रोफाइल के लिए डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो नीचे, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग, एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन आ गया, और फाइल मतलब लाइकिंग होता है। ठीक है, एफिनिटी मतलब लाइकिंग होता है, फाइल मतलब लाइकिंग होता है, लविंग होता है। तो लिखो हाइफन डाल के, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज। और इलेक्ट्रॉन लविंग वही होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, तब तो इलेक्ट्रॉन को जाके अट्रैक्ट करेंगे ना, या इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज, फुल स्टॉप। देयर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, their attraction for electrons, their attraction for electrons is due to the, is due to the
their attraction for electrons is due to the presence of an electron deficient atom in them. Electron deficient atom in them, मतलब उनके मॉलिक्यूल में या उनके आयन में कोई एक एटम ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी. दैट इज वाई दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन. जिसके पास जिस किस चीज की कमी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. करेक्ट. तो इट्स ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम इन देम. फुल स्टॉप. दे मे बी आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड. इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकते हैं? दे मे बी आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड or electrically neutral species. They may be positively charged or electrically neutral species. कुछ एग्जांपल लिखते हैं जिसमें पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल भी लिखेंगे और न्यूट्रल वाले भी लिखते हैं. लिखना साथ में एग्जांपल्स. H+ Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, आर पॉजिटिव. आर पॉजिटिव के ब्रैकेट में ना कार्बो कैटायन, इसको बोलते हैं कार्बो. आर याद है ना आपको? आर वाज अल्किल ग्रुप. अल्किल क्या होता है? कार्बन वाले ग्रुप होते हैं, मिथिल, इथिल. ठीक है. तो कार्बो कैटायन बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब कैटायन होता है और क्योंकि वो कार्बन पे लगा हुआ है इसलिए नाम क्या पड़ गया? कार्बो कैटायंस. ठीक है. कुछ और लिखना है इसमें. ये तो हमारे पॉजिटिवली चार्ज हो गए. कुछ हमारे ये भी लिखना न्यूट्रल वाले. तो न्यूट्रल वाले हमारे हो जाएंगे SO3, PF3, AlCl3. इन सभी में देखिए एक एटम जरूर एक ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी. ठीक है. जैसे हमारा BF3 में आपको पता है कि आजू बाजू में कितने 6 इलेक्ट्रॉन ही. सेम सल्फर के साथ भी हो रहा है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है सेंट्रल एटम में. दैट इज व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल. यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास अट्रैक्ट होंगे वो. ठीक है. तो यानी कि आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ध्यान देंगे ये कहां अटैक करेंगे? आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जहां उनको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा दिखेगी ये वहां जाकर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अटैक करेंगे. ठीक है. हाँ, एक आध एग्जांपल और लिख लो इसमें ही. FeCl3, SnCl4 एक्सेट्रा. ये हमारे कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स. ठीक है. जिनमें हम इनको तो लुईस एसिड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको हम? लुईस एसिड. एसिड के आपने कंसेप्ट पढ़े ना अलग अलग. जैसे एसिड का आपने कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि एसिड्स वो होते हैं विच आर सोर इन टेस्ट. ये कंसेप्ट तो पढ़ा होगा आप लोगों ने. एसिड्स वो होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं. ये भी पढ़ा हमने. एसिड्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ लिबरेट करते हैं. ये एरिनियस ने कहा था. किसने कहा था? ये एरिनियस ने कहा था. ठीक है. और लुईस ने ये कहा था कि एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. और एक लास्ट है, ये प्रोटॉन डोनर्स भी होते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन डोनर्स. हम इक्विलिब्रियम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये तीनों को फिर से डिफाइन करेंगे. एक एरिनस कंसेप्ट है, एक हमारा लुईस कंसेप्ट है और एक को बोलते हैं अपन ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट. ठीक है. तो अभी अपन इसके बारे में बात करें कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर योर एसिड्स. तो बेस क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर्स हो जाएंगे उल्टा. ठीक है. चलिए तो नीचे एक लाइन में लिख भी देना या नोट में लिख देते हैं. नोट करके लिख लो. Electrophiles have a strong tendency to attract electrons. Electrophiles have a strong tendency to attract electrons and hence behave as Lewis acids. And hence behaves as Lewis acid. ठीक है. एक पॉइंट और लिखना नोट में ही. All the positively charged species do not act as electrophile. All the positively charged species do not act as electrophile. Do not act as electrophile.
वही पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। देखो H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। और आप देखिए H3O पॉजिटिव हमारा हाइड्रोनियम आयन, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, बट इसको इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। इनफैक्ट इसने तो क्या किया है, ऑक्सीजन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड किसके साथ बना ली थी, हाइड्रोजन के साथ बना ली थी, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट भी था। वो तो इसने H प्लस को देखा कि ये अकेला है, तो उसने H को क्या कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, साथ में शेयर भी कर रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या थी ये, तो ये हमारा H3O पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। Am I clear? Same goes with NH4 positive also. ये भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, बट इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ऑल दी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज डू नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलो न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन करते हैं। न्यूक्लियोफाइल जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज थे, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। लिख लो, न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। Nucleophiles are nucleus loving species. अब न्यूक्लियस ठहरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। ठीक है, तो एक लाइन लिखना है इसके लिए, और they are electron rich chemical species. They are electron rich chemical species. They are electron rich, इनके पास लोन पेयर्स होंगे, है ना। दे आर इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज containing at least one lone pair of electrons. Containing at least one lone pair of electrons. Containing at least one lone pair of electrons. वो थे हमारे पॉजिटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज या ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर है। देख लिखो एक लाइन और, they may be either negatively charged, they may be either negatively charged, they may be either negatively charged or neutral species, or neutral species, और न्यूट्रल स्पीशीज। एग्जाम्पल लिख लो कुछ नेगेटिवली चार्ज के, उसके बाद फिर न्यूट्रल स्पीशीज के। वाटर हमारा एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। अमोनिया हमारा न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है, अमोनिया। फिर अमाइंस भी हो जाएंगे, RNH2, R2NH, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइंस। फिर हमारा ईथर, ROR, इसके पास भी 2 लोन पेयर है ना। हमारा अल्कोहल, ROH, इसके पास भी लोन पेयर है। तो ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज विच कंटेन्स लोन पेयर या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो यही इलेक्ट्रोफाइल है, यही न्यूक्लियोफाइल है जो जा करके हमारे मॉलिक्यूल यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालिएगा, फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। फिजन, कार्बन बॉन्ड्स तो कोवेलेंट ही होती है ना, सुन रहे हैं क्या। ऑर्गेनिक में जितने भी हम कंपाउंड पढ़ेंगे सारे किस टाइप के कंपाउंड है, कोवेलेंट। सब में कार्बन है, तो कार्बन क्या करता है, शेयर करता है। फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, फिजन का मतलब क्या होता है, हाँ, फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। फिजन वर्ड पहली बार सुन रहे हो क्या, बायो वाले, बायो वाले क्या 10th में भी पढ़ते हैं अपन, बाइनरी फिजन नहीं पढ़े क्या। तो फिजन मतलब क्या होता है, टूटना, राइट। यहाँ पे एक कंपाउंड क्या होने वाला है, टूटने वाला है, तो फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें नीचे लिखना, 2 टाइप के फिजन होते हैं। पहला लिख लो होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन।
होमोलिटिक फिजन। होमो मतलब सेम होता है ना। सिमेट्रिकल फिजन भी बोल सकते हो आप इसको, सिमेट्रिकल फिजन। होमोलिटिक फिजन या सिमेट्रिकल फिजन, इसका इसका मीनिंग समझना। अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड किसी ऐसे दो एटम के बीच में है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि जब वो बॉन्ड बनाए थे तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे ना, ऐसी दो बना था क्लोरीन मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं क्या? दोनों के पास सात सात इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों को एक एक चाहिए था 8 करने के लिए, तो दोनों ने एक एक क्या कर लिए, शेयर कर लिए। अब ये 8 इसके भी है और ये वाले 8 इसके भी हैं, तो बॉन्ड बनाते वक्त उन्होंने ऐसे बॉन्ड बनाई थी। अब अगर बॉन्ड तोड़ना है तो क्योंकि दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं, तो क्या करेंगे, दोनों आपस में सेटलमेंट करके दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के वापस चले जाएंगे। और इससे बनता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक पेयर में नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन। और इसी को अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? इस स्पीशीज को बोला जाता है फ्री रेडिकल, जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके का है, पेयर में नहीं है। पेयर होता तो लोन पेयर बोल देते, ठीक है। तो लिखो, इफ अ कोवेलेंट, होमोलिटिक फिजन का मीनिंग लिख रहे हैं, इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट, if a covalent bond breaks in such a way that, if a covalent bond breaks in such a way that each atom takes away, each atom takes away one electron of the shared pair, takes away one electron of the shared pair। उस शेयर्ड पेयर में से दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाते हैं बाहर। वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर, कॉमा, इट इज कॉल्ड होमोलिटिक फिजन। इट इज कॉल्ड होमोलिटिक फिजन। इट इज कॉल्ड होमोलिटिक फिजन। फुल स्टॉप। इट इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय, it is usually indicated by, it is usually indicated by a fish arrow, a fish arrow। मछली पकड़ने के लिए जैसा टाइप का एरो लगाते हैं ना, जिसमें आकर के वो फंस जाती है, फिश एरो। मतलब एक टोटल एरो तो हमारा ऐसा होता है, फिश एरो में अपन सिर्फ ऐसा एक हुक टाइप का लगाते हैं। सुन रहे हैं क्या? दिस इज योर फिश एरो, ठीक है। तो नीचे एक एग्जांपल लिखना कि अगर ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनी हुई है, तो अगर इनके बीच में होमोलिटिक फिजन होता है तो दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएंगे। आपको मिलेगा ए विथ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, बी विथ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा फ्री रेडिकल। फिर नीचे नाम लिखना इनके, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स होते क्या है? द वन विथ एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो नीचे डेफिनेशन लिख लो, द न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज। चार्ज नहीं है कुछ है ना उनके ऊपर, देखो चार्ज तो तब आता, सुन रहे हो, चार्ज तब आता जब दोनों में एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता और वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने साथ चला जाता। तब उस केस में जो लेके जा रहा है उसको नेगेटिव मिलता, जिसके साथ कनेक्टेड था उसको क्या मिल जाता? पॉजिटिव। तब बनते कैट आयन एंड एन आयन। अभी क्या बन रहे हैं हमारे? फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो क्या लिखे? द न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज विच कंटेन एन, the neutral chemical species which contain an odd or unpaired electron, odd or unpaired electrons are called free radicals, are called free radicals, are called free radicals। एक लाइन और लिखना होमोलिटिक फिजन के बारे में। होमोलिटिक फिजन यूजुअली अकर्स इन, होमोलिटिक फिजन यूजुअली अकर्स इन नॉन पोलर बॉन्ड्स। अंडरलाइन कर लेना, नॉन पोलर बॉन्ड्स। मैंने आपको जब Cl2 का एग्जांपल बताया, Cl2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई पोल क्रिएट नहीं होने वाले। सुन रहे हैं क्या? वही अगर देखो HCl टूटा होता ना तो H प्लस और Cl नेगेटिव बनता, क्योंकि ये एक पोलर बॉन्ड है।
पोलर बॉन्ड क्यों है ये? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, गेटिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कुछ यहां नहीं होता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन नॉन पोलर बॉन्ड्स और इसको बोल रहे हैं पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो दूसरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। यहां तो दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 0। ठीक है, तो क्या लिखे? इट अकर्स इन नॉन पोलर बॉन्ड्स एंड इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। टूटेगा कैसे? हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर कॉमा यूवी रेडिएशंस, हाई टेम्परेचर से या फिर यूवी रेडिएशन से एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगर एक होमोलिटिक फिशन था तो दूसरा क्या होगा? हेट्रोलिटिक, है ना? लिख लो, हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन, इनसे बनते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि कैट आयन एंड एन आयन। हाइफन डाल के लिखो, when a covalent bond joining two atoms, when a covalent bond joining two atoms, when a covalent bond joining two atoms breaks in such a way that breaks in such a way that when a covalent bond joining two atoms breaks in such a way that both the electrons of the covalent bond both the electrons of the covalent bond are taken away by one of the bonded atoms, are taken away by one of the bonded atoms, are taken away by one of the bonded atoms। पिछले बार क्या हुआ था? दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए थे। अब यहां पे क्या होगा? कोई एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, और वो कौन होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, टेक्स अवे taken away by one of the bonded atoms, full stop। It is usually indicated by a curved arrow, it is usually indicated by a curved arrow, complete curved arrow लगाएंगे like this। ये अपन बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है। ठीक है, it is represented by a curved arrow which denotes electron displacement, which denotes electron displacement। तो जिससे गया है उसको पॉजिटिव मिलेगा, जिसके पास गया उसको क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज। ये रिएक्शन ऐसा भी हो सकता था कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ए के तरफ जाता और ए बन जाता एन आयन और बी बन जाता आपका कैटायन। वो डिपेंड करेगा कि यहां पर हम बोल रहे हैं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, और यहां हम बोल रहे हैं कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये चीज होगी, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसा कुछ ब्रेकेज होगा या क्लीवेज होगा। ठीक है, हेट्रोलिटिक फिशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में कि ये तीन कंपाउंड दिए हुए हैं, CH3 SCH3 CH3CN एंड CH3Cu। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें यूज कर्व्ड एरो नोटेशन, show the formation of reactive intermediates when the following covalent bonds undergo heterolytic cleavage। अगर इन दोनों का हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा तो देखो सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये अपन पेयर को किसके तरफ पॉइंट आउट करेंगे? सल्फर की तरफ। इन दोनों में अगेन ये साइनाइड है CN नेगेटिव, अगेन अकेले ये CH3 होता तो फिर ये तो हेटेरोलिटिक नहीं होके होमोलिटिक फिजन होता, बट क्योंकि बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये भी लोन पर किसके पास जाने, ये बॉन्ड पर किसके पास जाने वाला है? CN के पास। और इन दोनों में क्या होने वाला है? देखो कॉपर तो मेटल है, कॉपर क्या है? मेटल है, तो वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और कार्बन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये आएगा कार्बन की तरफ। समझ रहे हैं क्या तीनों में डिफरेंस? ठीक है,
चलिए नेक्स्ट लाइन डालिएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन अ कोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन अ कोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होता है, उसी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है एक एटम से दूसरे एटम में। सबसे पहला लिखना इंडक्टिव इफेक्ट, डालिए इंडक्टिव इफेक्ट। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में आई इफेक्ट भी बोलते हैं, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट। लिखो हाइफन डाल के। वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एटम, whenever an electron withdrawing atom, whenever an electron withdrawing atom such as halogen, हाइलोजन के ब्रैकेट में एक्स लिख देना, हाइलोजन को अपन किससे नोट करते हैं, एक्स से, और नाइट्रो, और नाइट्रो ब्रैकेट में NO2 etc is attached to the end of a carbon chain, is attached to the end of the carbon chain, is attached to the end of the carbon chain, comma the sigma electrons of the sigma electrons, sigma समझते हैं ना, सब बॉन्ड जो फॉर्म हो रही थी हेड ऑन ओवरलैपिंग से, उसको क्या नाम दिया था हमने, सिग्मा बॉन्ड दिए थे, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दोगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाना और एक बॉन्ड लिखना, सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड आर displaced towards more electronegative halogen atom, are displaced towards more electronegative halogen atom. Full stop. As a result, the halogen atom acquires a small negative charge. As a result, the halogen atom acquires a small negative charge, ब्रैकेट में पार्शियल नेगेटिव लिखना ऐसे, and C1 acquires, and C1 acquires, C1 क्या है अभी आपको डायग्राम में समझ में आएगा, C1 acquires a small positive charge, C1 acquires a small positive charge, ब्रैकेट में partial positive, C1 acquires a small positive charge that is partial positive। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं हम। मान लीजिए अगर आपके पास एक कार्बन की चेन है, लेट से 4 कार्बन की चेन है, जिसके एक एंड में क्या लगा है, हैलोजन लगा हुआ है, दिख रहा है, सबके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनी हुई है ना, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। हैलोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रो भी एक तरह का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चेन से विदड्रॉ करते हैं, उनका कारण है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ठीक है, तो क्या होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इनकी तरफ डिस्प्लेस होगा, तो इनको मिलेगा पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन को मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव। ये हुआ ना इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझते हैं ना, खिसकना, इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर खिसक गया है, किसकी तरफ, हैलोजन की तरफ। इससे क्या होगा, इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिला, अब इस पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्ट होकर इस कार्बन के पास आएगा, तो इससे इसको भी पॉजिटिव मिलेगा पर इससे कम पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए डबल पार्शियल पॉजिटिव। डबल पार्शियल पॉजिटिव मतलब ज्यादा है मत समझना, पार्शियल का पार्शियल तो और छोटा हो जाएगा ना, जैसे 0.1 इंटू 0.1 बड़ा नंबर नहीं होता, और छोटा हो जाता है 0.01, समझ रहे हो क्या। तो पार्शियल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव और छोटा है, ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव और ज्यादा छोटा है, समझ रहे हैं क्या। धीरे धीरे ये इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना लो, इसको बोल रहे अपन कार्बन नंबर 1, समझे क्या। C1 acquires partial positive and halogen atom acquires partial negative। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऐसा एरो से शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एटम लगा है उसको नेगेटिव चार्ज मिला है, तो इसको अपन माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
माइनस आई इफेक्ट। देखिए उल्टा भी तो हो सकता है ना। उल्टा मतलब कैसा? अभी जो हमने एटम लगाया है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका उल्टा क्या होगा? विड्रॉ करने का उल्टा क्या होगा? डोनेट करना। अरे अभी ले रहा है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है चेन से। दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कार्बन चेन को देगा। तो खुद को क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। इसलिए इस इफेक्ट को बोलेंगे अपन प्लस आई इफेक्ट और इसको बोल रहे हैं माइनस आई। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना, दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, this type of displacement of sigma electrons, this type of displacement of sigma electrons along a saturated carbon chain, along a saturated carbon chain, along a, ये पूरी saturated carbon chain तो है सिंगल बॉन्ड वाली, saturated carbon chain, whenever an electron withdrawing group is present, whenever an electron withdrawing group is present at the end of the chain, whenever an electron withdrawing group is present at the end of the chain, is called inductive effect, is called inductive effect. Is called inductive effect. Full stop. It weakens, वो कमजोर होता जाएगा। आप देख रहे हो ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है, डिस्टेंस के साथ ये इफेक्ट वीक होता जाएगा। इट वीकेंस with increasing distance, it weakens with increasing distance. So stop. There are two types of inductive effect. There are two types of inductive effect. Two types of inductive effect. Plus I and minus I effect. Plus I and minus I effect. नीचे में लिख लो, with electron withdrawing group, with electron withdrawing group, with electron withdrawing group, the effect is called minus I effect. The effect is called minus I effect. And with electron donating group, the effect is called plus I effect. The effect is called plus I effect. The effect is called plus I effect. कुछ ग्रुप्स के एग्जांपल लिखते हैं, माइनस आई के भी और प्लस आई के भी। पहले माइनस आई के लिए लिख रहा हूं और उनका ऑर्डर भी लिख रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, कि वो कितना फास्ट रिएक्ट करेंगे। तो एक है आपका NO2, फिर आपका आएगा CN, फिर आपका आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फ्लोराइड, अभी अपन ने हैलोजन लगाया था तो ये सब हैलोजन ही है हमारे, फिर ब्रोमाइड, फिर आएगा हमारा आयोडाइड, आयोडीन, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। और प्लस आई वाले भी लिख लेना। ऐसे ग्रुप जब लगेंगे तो ये डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन चेन को, ठीक है, कार्बन की सैचुरेटेड चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इसके बारे में लिख लेना। एक हो गया हमारा टर्ट ब्यूटिल, उसके बाद आइसोप्रोपिल, फिर एक लिख लेना इथिल, और लास्ट मिथिल। ये लोग सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिस भी चेन में लगे होंगे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे वहां पे? डोनेट। इसको आप कैसे बनाओगे? ये कार्बन है और साथ में तीनों जगह क्या लगा है? मिथिल मिथिल मिथिल। ये वाला क्या है? एक कार्बन है, साथ में दो जगह क्या लगा है? मिथिल। यहाँ पे उस कार्बन पे सिर्फ एक ही मिथिल लगा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ मिथिल ही है, ठीक है।
एक लाइन और लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, वो प्लस आई है। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये इफेक्ट परमानेंट है क्योंकि वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम तो आपके कंपाउंड में हमेशा लगा हुआ है ना, तो वो उसकी अगर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की होगी तो वो करता रहेगा, और अगर टेंडेंसी डोनेट करने की होगी तो वो करता रहेगा। तो ये इफेक्ट कैसा होता है? परमानेंट। ठीक है, चलिए सेकेंड इफेक्ट लिखिएगा, सेकेंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑल्सो नोन एज ई इफेक्ट, है ना। जैसे ये आई था, इंडक्टिव था, तो इंडक्टिव के लिए अपन आई इफेक्ट बोले, अब इलेक्ट्रोमेरिक के लिए अपन ई इफेक्ट बोल रहे हैं। हाइफन डाल के लिखो, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, it involves the complete transfer of electrons, it involves the complete transfer of electrons of a multiple bond it involves the complete transfer of electrons of a multiple bond। मल्टीपल बॉन्ड मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया? ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, सुन रहे हैं? इसके पहले अपन ने इसमें क्या लिखा था कि वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, है ना। यहां पे क्या बोल रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो क्या लिखे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स in presence of an attacking reagent, in presence of an attacking reagent, in presence of an attacking reagent। ठीक है, इसका मीनिंग समझना, इधर ध्यान देना। मान लो ये हमारा एक, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या है ये? कार्बोनिल ग्रुप। एवरीवन यहां ध्यान देंगे, ये ग्रुप हमारे एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, एस्टर में भी होता है ना। बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें आपको ये ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप में हमारा ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इन्होंने देखा कि इनके पास ना एक न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा था। न्यूक्लियोफाइल यानी कि एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या न्यूट्रल स्पीशीज विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ये लोग। कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच कहां जाके अटैक करेगा? पॉजिटिव पार्ट में। तो इन्होंने जैसे ही देखा ना कि न्यूक्लियोफाइल उनकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इन्होंने बात की कि चलो अपन रेडी हो जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, रिएक्शन होने वाला है, तो उसके लिए अपन रेडी हो जाते हैं। तो रेडी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस पूरे पेयर को अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। इससे क्या होगा? ध्यान देना, इससे ये होगा कि कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसका एक पेयर पूरा गया, और वही दूसरी तरफ ऑक्सीजन को क्या मिल जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो ये हुआ रेडीनेस, कार्बन रेडी हो गया किसके लिए? एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। कहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? कार्बन पे आके। समझ रहे हैं क्या? अगर ये नहीं आ रहा होता ना, तो ये वापस ऐसे बन जाता। मतलब ये एक तरह का टेम्पररी इफेक्ट है कि ये तभी होगा जब एक अटैकिंग रिएजेंट अप्रोच कर रहा होगा। किसको? हमारे मॉलिक्यूल को। तो मॉलिक्यूल उसके लिए क्या बनाता है? जगह बना रहा है कि उसको कहां जाकर के अटैक करना चाहिए। तो कार्बन इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हुआ ताकि न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां पर अटैक करे। समझ रहे हैं क्या? न्यूक्लियोफाइल जैसे कि हो सकता है OH नेगेटिव हो, पर ये OH नेगेटिव भी तो कहीं से आया होगा ना। लेट्स से ये पानी से आया है, तो पानी के पास तो H प्लस भी होता है। तो उस केस में क्या होगा? OH नेगेटिव यहां जाके अटैक करेगा और H पॉजिटिव यहां जाके अटैक करेगा। आप बोलोगे सर H पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो अपन इसको इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं बोले? क्योंकि अटैक कार्बन पे देखा जाएगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन कौन है? कार्बन। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया ना, तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो चुका है, इसलिए कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है ये? तो एक तरह का टेम्पररी इफेक्ट हुआ, क्योंकि जब तक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है तब तक वो इस फॉर्म में रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो वापस ऐसे आया था। ठीक है,
तो इसको बना लो, यहां लिखना रिएजेंट, रिएजेंट एडेड, तो आपका वो ऐसा हो गया। और अगर रिएजेंट हटा दोगे, रिएजेंट रिमूव्ड, तो वापस से वो अपने पुराने स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। अब जैसे इंडक्टिव भी दो टाइप का था, प्लस आई माइनस आई, ये भी दो टाइप का होता है, प्लस ई एंड माइनस ई। दोनों के बारे में एक एक लाइन लिखते हैं। ये बन गया, नीचे लिखना दिस इफेक्ट इज टेम्पररी, दिस इफेक्ट इज टेम्पररी, दिस इफेक्ट इज टेम्पररी, क्योंकि ये सिर्फ किसके प्रेजेंस में होगा, कोई रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होगा। एंड टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट। दिस इफेक्ट इज टेम्पररी एंड टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट। यहां पे वो रिएजेंट कौन आ रहा था, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये भी नीचे लाइन में लिखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस ई एंड माइनस ई। इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस ई एंड माइनस ई। दोनों को डिफाइन करते हैं, देखो इसमें, इफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड, सीधा पाई इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते थे, है ना। इफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड या इफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स are transferred to that atom of the double bond, if the electrons of the pi bond are transferred to that atom of the double bond to which the reagent gets finally attached, if the electrons of the pi bond are transferred to that atom of the double bond to which the reagent gets finally attached, the effect is called plus E effect. The effect is called plus E effect. If the electrons of the pi bond, देखो pi bond shift हो रही है तो श्योर है ना, आपने देखा ना यहाँ की pi bond shift हो गई तो सिंगल बॉन्ड बन गया, सिग्मा ही बचा बस। तो if the electrons of the pi bond are transferred to that atom of the double bond to which the reagent gets finally attached, the effect is called plus E effect. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें गया ना, उसी में आके अटैक भी किया हमारा रिएजेंट। जैसे अभी ये वाला में तो उल्टा हो रहा है, ध्यान देना इधर, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास गया, ऑक्सीजन के पास, बट न्यूक्लियोफाइल कहां के अटैक किया, कार्बन पे। तो ये आपका उल्टा हो गया, अभी जो लिखे हैं वो नहीं है ये, तो ये माइनस ही हो जाएगा। ठीक है ना। और एक प्लस ही का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ये रहा आपका एक प्लस ही का एग्जाम्पल, एक एल्कीन है H प्लस मान लो ये आपका ऐसा गया कार्बन के पास इस तरीके से, तो अब क्या होने वाला है, जिस पे गया है ना, उस पे जाकर के आपका हाइड्रोजन अटैक करने वाला है। समझ रहे हैं क्या। तो हमारा रिएक्टिंग स्पीशीज यानी कि हमारा अटैकिंग रिएजेंट उस कार्बन पे गया है जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, और यहां उल्टा हुआ है, रिएक्टिंग स्पीशीज उस एटम पे गया है जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर। ठीक है, तो ये आपका प्लस ई हुआ। माइनस ई के लिए एक लाइन लिखो, फिर एग्जांपल यही लिख लेना। लिखो, इफ ऑन द अदर हैंड, if on the other hand, if on the other hand the electrons of the double bond, the electrons of the double bond, if on the other hand the electrons of the double bond are transferred to an atom, are transferred to an atom of the double bond, are transferred to an atom of the double bond other than the one, other than the one, other than the one to which the reagent gets finally attached, other than the one to which the reagent gets finally attached.
comma, the effect is called minus I. The effect is called minus I. इसका भी एक एग्जांपल लिख लो. ये रहा हमारा वही कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें Cn नेगेटिव हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है. सुन रहे? Cn नेगेटिव क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है. इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया बट अटैक कार्बन पे होगा. ठीक है, हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? C यहां पे आके Cn अटैक किया और ये आपका O हो गया. ठीक है, बना लो. दिस इज माइनस ई और इसके ऊपर वाला प्लस ई. मतलब इलेक्ट्रॉन तो हमेशा किसके पास जाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमेशा उसी के पास जाएगा. बट हमारा स्पीशीज कैसा है उस पर डिपेंड करेगा. यहां हमने क्या लिया था? एक इलेक्ट्रोफाइल लिया था तो ये प्लस ई इफेक्ट शो किया. यहां हमने न्यूक्लियोफाइल लिया तो ये माइनस ई इफेक्ट शो किया. वैसे भी आप याद रख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल के साथ हमारा इफेक्ट कैसा था? माइनस ई. और इलेक्ट्रोफाइल के साथ हमारा इफेक्ट कैसा था? प्लस ई. ठीक है, लेकिन देखो ये तो इधर गया, अब इलेक्ट्रोफाइल तो इधर ही जाएगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस ही हो गया. और ये ऑक्सीजन के पास गया इलेक्ट्रॉन पेयर, बट ये तो उधर जाएगा जहां पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इफेक्ट डाल के छोड़ देना, हेडिंग डाल के. रेजोनेंस इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट या एक और नाम है इसका मेसोमेरिक, MESOMERIC, मेसोमेरिक इफेक्ट. ठीक है, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं. देखो ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं ना, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकैटायन पढ़ेंगे.